नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। इस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इसके राइटर हैं नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं और कैसे ज्यादा समझदारी से जी सकते हैं। डैनियल kahneman साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी ये किताब सालों की रिसर्च का नतीजा है। kahneman को 2002 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ये प्राइज उन्हें अपने साथी और करीबी दोस्त आमोस टवेर्स्की के साथ किए गए उनके क्रांतिकारी काम के लिए मिला था। दुख की बात है कि आमोस टवेर्स्की का 1996 में 59 साल की उम्र में ही निधन हो गया था, इसलिए वे ये प्राइज kahneman के साथ शेयर नहीं कर सके। उन दोनों की पार्टनरशिप 1969 में शुरू हुई, जब kahneman ने आमोस को अपने एक सेमिनार में गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया। उन्होंने इस तरह के सवालों पर चर्चा की, क्या लोग पैदाइशी तौर पर अच्छे स्टैटिस्टिशियन, इंट्यूटिव स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, वे ऐसे नहीं होते। यहीं से उनकी सालों की दोस्ती और एक बेहद कामयाब रिसर्च की शुरुआत हुई, जो फैसले लेने की फील्ड में सबसे असरदार कामों में से एक बन गई। उनका एक मशहूर आर्टिकल जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी, ह्यूरिस्टिक्स एंड बाइसेस 1974 साइंस मैगजीन इस किताब का एक अहम हिस्सा है। इसमें बताया गया कि कैसे लोग मुश्किल फैसलों को आसान बनाने के लिए दिमागी शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर सिस्टमैटिक गलतियों या बायस पूर्वाग्रहों की वजह बनते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे हमारे एक्सपीरियंस और इमोशंस हमें चलाते हैं और कैसे हमारा आत्मविश्वास कभी कभी गलत साबित होता है। इसका मकसद फैसले लेने में होने वाली गलतियों को पहचानने और समझने के लिए एक अच्छी और सटीक शब्दावली देना है, ताकि आप न सिर्फ दूसरों की बल्कि अपनी गलतियों को भी पहचान सके। पहला आइडिया, सोचने के दो सिस्टम। kahneman हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को दो सिस्टम्स में बांटते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव। ये वो सिस्टम है जो तेजी से, अपने आप और बिना किसी मेहनत के काम करता है। ये इंप्रेशन, फीलिंग्स और इंट्यूशन पैदा करता है। उदाहरण, जब आप गुस्से में दिख रही किसी औरत को देखते हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है कि वह गुस्सा है और शायद कुछ बुरा कहने वाली है। 2+2 का जवाब देना, किसी भीड़ वाले कमरे में किसी की आवाज में दुश्मनी भांप लेना, ब्रेड एंड को पूरा करना, जैसे बटर। सिस्टम 1 उन स्किल्स का भी इस्तेमाल करता है जो हम जानवरों के साथ शेयर करते हैं, जैसे खतरों से बचना या मकड़ियों से डरना। ये सीखने से भी ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे पढ़ना या सोशल सिचुएशन की बारीकियों को समझना। सिस्टम 2 धीमा, मेहनती और लॉजिकल। ये वो सिस्टम है जिसके साथ हम खुद को जोड़ते हैं, यानी हमारा जागा हुआ तर्क करने वाला मैं, जो फैसले लेता है और सोचता है। सिस्टम 2 के कामों के लिए ध्यान और मेहनत की जरूरत होती है। उदाहरण, 17x 24 का गुणा करना, किसी भीड़ भाड़ वाले कमरे में किसी खास इंसान की आवाज पर फोकस करना, अपना फोन नंबर बताना, टैक्स फॉर्म भरना। सिस्टम 2 में सेल्फ कंट्रोल की भी ताकत होती है, जो सिस्टम 1 की इंपल्सिव इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि सिस्टम 2 अक्सर आलसी होता है। यह जरूरत से ज्यादा मेहनत करने को तैयार नहीं होता। इस आलस के कुछ नतीजे होते हैं, आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। ईगो डिप्लीशन, जब सिस्टम 2 बिजी होता है तो उसका सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है। मिसाल के लिए, अगर आप एक मुश्किल दिमागी काम कर रहे हैं और उसी वक्त किसी लालच का सामना कर रहे हैं, तो आप उस लालच के आगे आसानी से झुक जाएंगे। रिसर्च बताती है कि दिमागी मेहनत में ग्लूकोज खर्च होता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ाकर ईगो डिप्लीशन के असर को कम किया जा सकता है। मुलर लायर इल्यूजन,
ये दिखाता है कि सिस्टम एक कितना ऑटोमेटिक है। भले ही आप रूलर से माप कर जानते हो कि लाइनें बराबर लंबाई की हैं। सिस्टम 2 फिर भी आपका सिस्टम 1 उन्हें अलग अलग लंबाई का ही देखता है। सिस्टम 2 सिस्टम 1 के इस असर को सीधे रोक नहीं सकता। आपको जानबूझकर अपने इंट्यूशन पर शक करना सीखना होगा। जो दिखता है वही सब है। सिस्टम 1 की एक बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ उन्हीं आइडियाज को दिखाता है जो एक्टिव होते हैं। जो जानकारी मौजूद नहीं है वो इसके लिए है ही नहीं। सिस्टम एक उपलब्ध जानकारी से सबसे अच्छी कहानी बनाने में माहिर है, भले ही जानकारी अधूरी हो। इससे हम बहुत जल्दी नतीजों पर पहुंच जाते हैं, भले ही हमारे पास बहुत कम जानकारी हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस और बेसरेट की अनदेखी जैसे कई बायस को जन्म देता है। दूसरा आइडिया, दिमागी शॉर्टकट और बायस। कहानमन और टवेर्स्की ने कई ह्यूरिस्टिक्स की पहचान की जो अक्सर सिस्टमैटिक गलतियों या बायस की वजह बनते हैं। आइए उन ह्यूरिस्टिक्स को विस्तार से समझते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। यह तब होता है जब लोग किसी चीज की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि वह किसी स्टीरियोटाइप से कितनी मिलती जुलती है। उदाहरण, स्टीव एक शर्मीला, व्यवस्थित इंसान है जिसे हर चीज तरतीब से रखना पसंद है। क्या वो लाइब्रेरियन है या किसान? ज्यादातर लोग उसे लाइब्रेरियन कहेंगे क्योंकि वह स्टीरियोटाइप से मैच करता है। लेकिन अमेरिका में लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा किसान है। लोग अक्सर इस बेसरेट जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। यह दिखाता है कि हम अक्सर आंकड़ों को अनदेखा करते हैं और रिप्रेजेंटेटिवनेस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। 2. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। यह तब होता है जब हम किसी घटना की फ्रीक्वेंसी का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि हम उसके उदाहरण कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। उदाहरण, पति पत्नी अक्सर घर के काम में अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं क्योंकि उन्हें अपने किए हुए काम दूसरों की तुलना में ज्यादा आसानी से याद आते हैं। मीडिया में किसी मुद्दे की ज्यादा कवरेज उसे लोगों की नजर में ज्यादा जरूरी बना देती है, भले ही असल में वो उतना जरूरी ना हो। जैसे हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें लोगों को ट्रेन से सफर करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, भले ही आंकड़ों के हिसाब से हवाई यात्रा ज्यादा सुरक्षित हो। 3. एंकरिंग इफेक्ट। यह तब होता है जब लोग किसी अनजान चीज का अनुमान लगाने से पहले एक खास नंबर पर सोचते हैं और उनका अनुमान उसी शुरुआती एंकर नंबर के आसपास रहता है। उदाहरण, एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक पहिया घुमाने को कहा गया जो सिर्फ 10 या 65 पर रुकता था। फिर उनसे पूछा गया कि यून में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है। जिन लोगों ने 10 देखा था उनका औसत अनुमान 25% था, जबकि जिन लोगों ने 65 देखा था उनका औसत अनुमान 45% था। यह दिखाता है कि एक रैंडम और बेकार नंबर भी हमारे फैसले पर असर डाल सकता है। घर की कीमत का अनुमान लगाते वक्त मांगी गई कीमत, आस्किंग प्राइस, भी इसी तरह काम करती है। यह दिखाता है कि सिस्टम 2 सिस्टम 1 द्वारा याद की गई जानकारी से प्रभावित होता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। तीसरा आइडिया, ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूजन। हमारा दिमाग दुनिया को असलियत से कहीं ज्यादा सरल और अनुमानित मानता है, जिससे ओवर कॉन्फिडेंस और कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं। आइए इन भ्रमों को विस्तार में समझते हैं। एक नैरेटिव फैलेसी और हाइंडसाइट बायस। नैरेटिव फैलेसी ये बताती है कि हम गुजरी हुई घटनाओं को समझने लायक कहानियों में ढालकर खुद को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये कहानियां सरल होती हैं और अक्सर किस्मत के बजाय टैलेंट और इरादों पर ज्यादा जोर देती है। हाइंडसाइट बायस, जब कोई अनहोनी घटना होती है तो हम फौरन अपने विचारों को बदल लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये तो हमें पहले से ही पता था, मुझे तो पता ही था वाली फीलिंग अक्सर इसी बायस का नतीजा होती है। उदाहरण, गूगल की सफलता की कहानी। हम इसे स्किल और दूर की सोच की कहानी के रूप में देखते हैं, जबकि इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। 2. प्लानिंग फैलेसी।
ये तब होता है जब हम अपने प्लान के नतीजों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और आने वाली मुश्किलों को कम आंकते हैं। उदाहरण, कहानमन का अपना एक प्रोजेक्ट। टीम ने अनुमान लगाया कि इसे पूरा होने में करीब 2 साल लगेंगे, लेकिन असल में इसमें 8 साल लग गए और आखिर में इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। इससे बचने के लिए बाहरी नजरिया अपनाना जरूरी है। अपने केस पर फोकस करने के बजाय वैसे ही दूसरे प्रोजेक्ट्स के आंकड़े देखें। 3 एक्सपर्ट्स के इंट्यूशन पर कब भरोसा करें? एक्सपर्ट्स के इंट्यूशन पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हों। माहौल काफी रेगुलर और अनुमान लगाने लायक हो, जैसे शतरंज या फायर फाइटिंग। लंबे अभ्यास के जरिए उन रेगुलरिटी को सीखने का मौका मिला हो। लेकिन स्टॉक पिकर्स और राजनीतिक भविष्य बताने वाले एक्सपर्ट्स अक्सर जीरो वैलिडिटी वाले माहौल में काम करते हैं, जहां नतीजे अप्रत्याशित होते हैं। उनका ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर एक धोखा होता है, असली स्किल नहीं। चौथा आइडिया, वैल्यू, चॉइस और 2 सेल्फ। कहानमन और टवेर्स्की ने प्रोस्पेक्ट थ्योरी बनाई, जो बताती है कि लोग जोखिम भरे विकल्पों में से कैसे चुनते हैं। साथ ही उन्होंने खुशी को समझने के लिए 2 सेल्फ का आइडिया दिया। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। 1. प्रोस्पेक्ट थ्योरी। यह बताती है कि लोग नतीजों को फायदे और नुकसान के हिसाब से देखते हैं, न कि कुल दौलत के हिसाब से। लॉस अवर्जन ये सबसे जरूरी बात है कि नुकसान का दर्द बराबर के फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। 2. एंडोमेंट इफेक्ट। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। उदाहरण, एक एक्सपेरिमेंट में जिन लोगों के पास पहले से कॉफी मग था, वे उसे खरीदने वालों की तुलना में लगभग 2 गुनी कीमत चाहते थे। ऐसा लॉस अवर्शन की वजह से होता है। मग को खोने का दर्द, नुकसान, उसे पाने की खुशी फायदा से ज्यादा होता है। 3. फ्रेमिंग इफेक्ट्स। जिस तरह से कोई जानकारी पेश की जाती है, वो लोगों की पसंद पर असर डाल सकती है। उदाहरण, एशियाई बीमारी की समस्या। अगर नतीजों को बचाई गई जाने के रूप में बताया जाता है, तो लोग रिस्क से बचते हैं। लेकिन अगर उन्हें गंवाई गई जाने के रूप में बताया जाता है, तो वे रिस्क लेने लगते हैं, भले ही दोनों ऑप्शन एक जैसे हों। 4. 2 सेल्फ। एक्सपीरियंस करने वाला सेल्फ और याद रखने वाला सेल्फ। एक्सपीरियंस करने वाला सेल्फ पल में दर्द और खुशी को महसूस करता है। याद रखने वाला सेल्फ उन अनुभवों को याद रखता है, उनका मूल्यांकन करता है और कहानियां बनाता है। हम अक्सर अपने याद रखने वाले सेल्फ से ही अपनी पहचान जोड़ते हैं। ड्यूरेशन की अनदेखी, ड्यूरेशन निग्लेक्ट और पीक एंड रूल। याद रखने वाला सेल्फ अनुभव की लंबाई को नजरअंदाज करता है और उसे उसके सबसे अच्छे या बुरे पल, पीक और अंत, एंड के आधार पर आंकता है। उदाहरण, जिन मरीजों की कोलोनोस्कोपी प्रक्रिया लंबी थी लेकिन उसका अंत कम दर्दनाक था, उन्हें वो प्रक्रिया बेहतर याद रही, भले ही उन्होंने कुल मिलाकर ज्यादा दर्द सहा हो। आइए अब तक हमने जो सीखा है उसकी समीक्षा करें। अपने 2 सिस्टम को समझें। पहचानें कि आपका सिस्टम 1 तेज और सिस्टम 2 धीमा कैसे काम करते हैं। अपने सिस्टम 1 के बायस से सावधान रहें। धीमे चलें और सिस्टम 2 को एक्टिव करें। जब बात बड़ी हो या सिचुएशन नई हो, तो जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न पहुंचे। धीरे धीरे सोचें और अपने सिस्टम 2 को काम करने दें। YCRT से बचें। याद रखें कि आपके पास हमेशा पूरी जानकारी नहीं होती। सिस्टम 1 अक्सर अधूरी जानकारी से ही एक कहानी बना लेता है। बाहरी नजरिया अपनाएं। अपनी प्लानिंग के लिए सिर्फ अपने मामले पर फोकस करने के बजाय वैसे ही दूसरे प्रोजेक्ट्स के आंकड़े देखें। यह प्लानिंग फैलेसी से बचने में मदद करता है।
लॉस अवर्शन से सावधान रहें। याद रखें कि नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से ज्यादा होता है। ये हमारे फैसलों पर असर डालता है। फ्रेमिंग पर ध्यान दें। जिस तरह से जानकारी पेश की जाती है वो आपके फैसले को प्रभावित करती है। जानकारी को अलग अलग तरीकों से रिफ्रेम करने की कोशिश करें ताकि आप असलियत को बेहतर ढंग से समझ सकें। अपने दो सेल्फ को समझें। पहचाने कि आपका एक्सपीरियंस करने वाला सेल्फ और याद रखने वाला सेल्फ अलग अलग है। खुशहाल जिंदगी के लिए आज के पलों की क्वालिटी पर भी ध्यान दें, सिर्फ यादें बनाने पर नहीं। यह किताब एक जरूरी बात सिखाती है। हमारे फैसले अक्सर तर्क से ज्यादा इंट्यूशन और इमोशनल रिएक्शन से प्रभावित होते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इंसान के रूप में कैसे काम करते हैं। ये किताब पढ़कर आप अपने सोचने के तरीकों को लेकर और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, जिससे आप रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले ले पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये किताब समरी पसंद आई होगी। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।